ओके, सो हमने सीरीज एलसीआर सर्किट पढ़ा, पैरेलल एलसीआर सर्किट पढ़ा। अब अपन समझते हैं व्हाट इज रेजोनेंस। ठीक है, तो रेजोनेंस इज वेरी स्पेशल कंडीशन, जस्ट अ कंडीशन ऑफ एसी सर्किट। इट्स अ सिचुएशन इन एसी सर्किट। देखो, हमने पढ़ा है कि जो कैपेसिटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो होता है 1/ω/C, और जो इंडक्टर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो होता है ओमेगा। तो दोनों ही फ्रीक्वेंसी ओमेगा के साथ चेंज हो रहे हैं। अगर मैं एक्सटी की बात करूं तो ओमेगा के साथ उसका ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए, और एक्सएल की बात करूं तो ऐसा होना चाहिए। दिस इज एक्सएल, दिस इज एक्ससी। दोनों फ्रीक्वेंसी ओमेगा के साथ चेंज हो रहे हैं। एक पर्टिकुलर ओमेगा पे दोनों इक्वल हो जाएंगे, एक पर्टिकुलर ओमेगा पे दोनों इक्वल होते हैं। वो जो ओमेगा है जहां पर एक्सएल और एक्ससी बराबर हो जाते हैं, बस इसी ओमेगा को बोलते हैं रेजोनेंस, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बस यही जो सिचुएशन होती है कि सर्किट में एक्सएल और एक्ससी बराबर है, इसी को कहा जाता है रेजोनेंस। अब इसमें क्या क्या होता है वो देखते हैं अपन। अच्छा, एक्सएल एक्ससी बराबर करना है, मतलब ओमेगा इक्वल टू 1/ω/C, तो ओमेगा की वैल्यू 1/√LC आ जाती है यहाँ पे। होता क्या है रेजोनेंस पे? अगर मैं सीरीज एलसीआर की बात करूं, उसका जो Z आता था वो आता था √R² प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर। जब ये दोनों बराबर होंगे तो ये टर्म जीरो होगा, जीरो के साथ कुछ ऐड होगा, मतलब R के साथ कुछ ऐड हो रहा था और जो ऐड हो रहा है वो जीरो हो गया, तो ये Z की मिनिमम वैल्यू दे देगा। भाई R के साथ कुछ अगर ऐड करोगे तो वैल्यू R से तो ज्यादा ही आएगी, है ना, पर आपने यहाँ पे जीरो ऐड करा तो वैल्यू R आएगी, तो यहाँ Z मिनिमम होता है। इन सीरीज एलसीआर Z इज मिनिमम एट रेजोनेंस। मैं शॉर्ट में सिर्फ रेजो लिख रहा हूँ, तो एट रेजोनेंस Z मिनिमम होता है सीरीज एलसीआर सर्किट में। पैरेलल की बात करो तो उसमें उल्टा होता है, वहां मैक्सिमम हो जाता है। पैरेलल एलसीआर सर्किट में वहां पे उल्टा होता था, वहां 1/Z की इक्वेशन से याद करो, 1/Z इज इक्वल टू 1/R का स्क्वायर प्लस 1/XC माइनस 1/XL। तो यहाँ पर एक्सएल एक्ससी बराबर होंगे तो Z की वैल्यू के डिनोमिनेटर में है ना, इसलिए मैक्सिमम बोलेंगे एट रेजोनेंस। So at situation of resonance, Z becomes either minimum और maximum, मतलब Z एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंच जाता है, उसकी ऑप्टिमम वैल्यू आती है। और Z की ऑप्टिमम वैल्यू आती है तो सर्किट में करंट भी ऑप्टिमम आएगा, है ना। V/Z ये तो करंट होता है। तो सीरीज एलसीआर सर्किट के अंदर अगर मैं करंट का ग्राफ देखूं, अगर मान लो सर्किट के अंदर एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, सर्किट में एंगुलर फ्रीक्वेंसी बदल रहे, हम अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसी का पोटेंशियल लगा रहे थे, पोटेंशियल लगा रहे थे, तो करंट जो होगा वो उसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, इस तरह से कुछ ग्राफ मिलना चाहिए मुझको। इस तरह से कुछ ग्राफ मिलना चाहिए। व्हेन ओमेगा को मैं ओमेगा नॉट कर दूंगा, रेजोनेंस वाला ओमेगा कर दूंगा, इसको मैंने ओमेगा नॉट बोल दिया, है ना, रेजोनेंस के लिए ओमेगा, तो मुझे करंट मैक्सिमम दिखेगा। जेड की वैल्यू सिर्फ आर हो जाएगी, और करंट की वैल्यू जो भी तुमने पोटेंशियल लगाया है अपॉन आर कर देना, जो भी तुमने पोटेंशियल लगाया है अपॉन आर कर देना, तो V/R ये करंट दे देगा आपको। बात समझ में आ रही है? पैरेलल के लिए उल्टा कर देना यार, पैरेलल के लिए करंट मिनिमम हो जाता है, तो पैरेलल का ग्राफ को जैसा कर देना, वहां पे करंट की वैल्यू मिनिमम दिखा देना रेजोनेंस पे। तो एट रेजोनेंस सर्किट का करंट मिनिमम में मैक्सिमम सिचुएशन को पहुंचता है, पैरेलल सर्किट में मिनिमम, सीरीज में मैक्सिमम। क्या समझ में आ रहा है? व्हाट डू वी मीन बाय रेजोनेंस, बताइए। बोलिए जल्दी से, क्या क्लियर हो रहा है? तो जतिन तो बोल रहा है यस, वेरी गुड। तो क्या होता है रेजोनेंस पे अपन ने समझा, है ना। इन केस ऑफ रेजोनेंस सर्किट का करंट या तो मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाता है या मिनिमम वैल्यू पर पहुंच जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेजोनेंस की और क्या स्पेशलिटीज है? रेजोनेंस पे एक्सएल और एक्ससी बराबर होते हैं, तो Z मिनिमम हो जाता है या Z मैक्सिमम होता है पैरेलल सर्किट में, ये सारी चीजें याद रखना। फेज डिफरेंस की बात करें, अगर अपन फेज डिफरेंस की बात करें तो 10⁵ होता था हमारे पास एक्सएल माइनस एक्ससी बाय आर सीरीज में, सीरीज एलसीआर सर्किट में।
तो अगर ओमेगा और पाई का ग्राफ बनाएंगे, जब ओमेगा बहुत छोटा तो एक्ससी बहुत बड़ा, एक्ससी के बहुत बड़ा होने से माइनस में चले जाएगा ये, है ना, और बाद में एक्सएल बहुत बड़ा होने से प्लस में चले आएगा। तो ये इक्वेशन, ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ये -π/2 से लेके +π/2 तक ग्राफ रहता है, और रेजोनेंस पर 0 मिलता है फेज डिफरेंस। एक्सएल और एक्ससी बराबर हो जाएगा तो देखो tan phi 0 हो जाएगा। तो सीरीज एलसीआर सर्किट में ये सिचुएशन हो जाती है। पैरेलल में उल्टा हो जाएगा, पैरेलल में tan phi जो होता था वो तो था 1/xc - 1/xl/1/r। यहाँ पे अगर अपन पाई का ग्राफ, पाई के साथ ओमेगा का ग्राफ बनाएंगे तो व्हेन xc इज वेरी लार्ज एट ओमेगा 0, xc इज वेरी लार्ज, xc वेरी लार्ज लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, xl इज ऑलमोस्ट 0, तो ये नंबर बहुत बड़ा होने वाला है। तो यहाँ पर भी -π/2 से चालू होने वाला है, ये भी ग्राफ को जैसे ही आने वाला है, -π/2 से +π/2, tan इन्फिनिटी 90 डिग्री दे देगा अपन को। तो ये इस तरह से हमें फेज के ग्राफ मिल जाएंगे। रेजोनेंस और फेज डिफरेंस 0। तो रेजोनेंस की स्पेशलिटी अपन को समझ में आ रही है कि रेजोनेंस के सर्किट में फेज डिफरेंस 0 हो जाता है ना, और क्या क्या सिचुएशन होती है अपन ने देखा। बोलो क्लियर हो रहा है? समझिए अच्छे से। हाँ, पैरेलल में ये करंट का फेज है विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल, और ये पोटेंशियल का फेज है विद रिस्पेक्ट टू करंट, ये डिफरेंस है। यहाँ पोटेंशियल आगे करंट पीछे अपन लेके चल रहे थे, और यहाँ करंट आगे पोटेंशियल पीछे था, तो इसका एक फर्क है। यहाँ पे एक्चुअली माइनस है, मैं फेज किसका लिख रहा हूँ, करंट का विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल लिख रहा हूँ पैरेलल में, इसका ध्यान रखना। चलो, तो रेजोनेंस क्या होता है ये अपन ने समझा। क्या यहाँ पे कोई भी डाउट? रेजोनेंस पे क्या क्या चीजें दिख रही है हमको, ये सब क्लियर है? एक टर्म क्वालिटी फैक्टर जरूर कभी कभी पूछ लिया जाता है हमसे, वो भी हमें पता होना चाहिए, व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर। देखो मैक्सिमम करंट है यहाँ, उससे फ्रीक्वेंसी बढ़ाने या कम करने दोनों केस में करंट कम हो रहा है। करंट की वैल्यू अपनी मैक्सिमम का 1/√2 हो गई, तो पावर हाफ हो जाएगी। I² R होता है ना पावर, अगर उससे सोचे अपन तो I का स्क्वायर मतलब करंट 1/√2, तो पावर आधी हो जाएगी। करंट 1/√2 तो पावर में हाफ का फैक्टर आ जाएगा, तो पावर आधी हो जाएगी। जिन फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम का 1/√2 हो जाता है उन्हें बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी ω1 और ω2 को क्या कहा जाता है? हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, और हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस इज कॉल्ड बैंडविड्थ। बैंडविड्थ इज डिफरेंस ऑफ हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। बस अब क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। जब हम बैंडविड्थ निकालते हैं और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ रही थी 1/√LC, और क्वालिटी ये हाफ R/L आता है। क्वालिटी ω2 - ω1 सॉल्व करे तो R/L आता है। तो रेशो वाले लो यहाँ पे, इफ यू टेक रेशो यू विल गेट L/R, या इसको 1/R√L/C ऐसा लिख सकते हैं। तो दिस इज हाउ क्वालिटी फैक्टर कैन बी कैलकुलेटेड। और ये अगर L ऊपर भेज दिया, ये रेजोनेंस का ओमेगा है, तो XL/R भी हो जाता है वो। दिस इज आल्सो इक्वल टू XL/R, है ना। अगर तुम L ऊपर भेज दो, ये L को ऊपर भेजा तो ये ओमेगा था, तो XL एट रेजोनेंस बाय R, इससे भी क्वालिटी फैक्टर मिल जाता है। ऊपर नीचे करंट मल्टीप्लाई करो तो वोल्टेज एट रेजोनेंस इन इंडक्टर डिवाइड बाय वोल्टेज एट रेजोनेंस इन रेजिस्टर, इनका रेशो भी क्वालिटी फैक्टर होता है। तो दिस इज अ क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड। क्वालिटी फैक्टर क्या बता रहा है? ये बैंडविड्थ जितनी कम उतना क्वालिटी फैक्टर ज्यादा। तो बैंडविड्थ जितनी कम मतलब कि ग्राफ कितना शार्प है, मोर क्वालिटी फैक्टर मतलब ग्राफ शार्प बनेगा। तो दिस क्वालिटी फैक्टर इज मेजर ऑफ शार्पनेस ऑफ दिस ग्राफ। ये क्या मेजर करता है? शार्पनेस ऑफ ग्राफ। जितनी ज्यादा बैंडविड्थ देखो ये कम आएगी, ये कम होगा अगर, तो एक ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्टेड दिखेगा, आपको ऐसा दिखेगा, फ्लैटर दिखेगा, तो थोड़ा सा मतलब शार्प दिखेगा ऊपर ऐसा, ये बैंडविड्थ कम होने से। इज दिस क्लियर?
हमने ये सारी चीजें पढ़ी रेजोनेंस के बारे में, तो सब चीजें देख लीजिए। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो बताइए मुझे। क्या रेजोनेंस समझ में आ रहा है हमको? व्हाट डू वी मीन बाय रेजोनेंस? रेजोनेंस मतलब कि एक्सएल एक्स के बराबर होगा, बेसिक मतलब तो ये। और जतिन पूछ रहा है √2 पर क्यों निकालिए? तो देखो करंट जब मैक्सिमम का 1/√2 होगा तो पावर हाफ हो जाएगी। I²R अपन पावर अगर सोचे तो करंट जब 1/√2 होगा तो पावर आधी हो जाएगी। पावर आधी होने की फ्रीक्वेंसी, इसलिए हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। इन्हें हाफ पावर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन पर पावर आधी आती है। जतिन समझ में आ रहा है? यस। चलो, तो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट समझा अपन ने। अब एसी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बचता है, वो और देख लेते हैं। पावर इन एसी सर्किट। देखो, तो पावर इन एसी सर्किट समझते हैं अपन। पावर, किसी भी सर्किट में पावर वोल्टेज इनटू करंट से डिफाइन होती है। अब एसी सर्किट में क्या होता है कि वोल्टेज और करंट में दोनों ही साइनसोइडल होते हैं, बस कुछ फेज डिफरेंस होता है। तो वोल्टेज अपन जैसे वी नॉट साइन ओमेगा टी लिखते हैं, और मान लेते हैं कि करंट कुछ आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस कुछ फाइव वगैरह है। तो ये अगर रख दो तो पावर आ जाएगा वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये आ जाएगी पावर इन एसी सर्किट। पर ये वेरिएबल है, टाइम के साथ बदलती है। हमारे इंस्ट्रूमेंट इतना तेजी से बदलने वाली पावर मेजर नहीं कर पाते। देखो ये दोनों साइन वाले टर्म में ओमेगा है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाती है, इसकी डबल हो जाती है ना। आप करोगे अगर साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला लगाओगे तो डबल हो जाएगा। तो डबल एंगुलर फ्रीक्वेंसी से बदलती है, तो बहुत तेजी से पावर फ्लक्चुएट करती है, तो हम निकाल नहीं पाते। हमारे इंस्ट्रूमेंट हमेशा मेजर करते हैं एवरेज पावर। इंस्ट्रूमेंट क्या रीड करते हैं? एवरेज पावर। तो एवरेज पावर हमें निकालना चाहिए। इसका जब एवरेज लेते हैं हम, तो वी नॉट और आई नॉट तो कांस्टेंट है, साइन वाले टर्म का एवरेज आ जाता है हाफ, है ना। और एक सेकंड रुको जरा, यहाँ पे एक काम करो, एवरेज निकाल के आपको बताता हूँ मैं। पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। तो पहले तो अपन इसको अच्छे से लिखते हैं। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो वी नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू 2, और 2 साइन है साइन बी का फॉर्मूला लगा दो। तो क्या होता है 2 साइन है साइन बी का फॉर्मूला? बताओ जल्दी से। मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा, डिवाइड वाला 2 यहाँ लिखा, और 2 साइन साइन बी का फॉर्मूला लगाने को बोल रहा हूँ आपको। क्या आएगा बताओ 2 साइन साइन बी का फॉर्मूला? बताइए 2 साइन साइन बी का फॉर्मूला क्या आएगा? ओके, तो इसका फॉर्मूला होता था हमारे पास कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, है ना। या पहले ए माइनस बी आता है, बाद में माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। तो पहले ए माइनस बी कर देते हैं, इसको ए इसको भी ले लेते हैं, तो आ जाएगा कॉस ए माइनस बी मतलब पाई, फिर माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी करेंगे तो 2 ओमेगा टी प्लस पाई। ये वाला टर्म आएगा इस तरह से। 2 साइन बी का अगर फॉर्मूला लगा दो, तो बस इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो पावर आ जाएगी यहाँ से। ये 2 को √2 डिवाइड कर देता हूँ मैं, तो वी नॉट बाई √2 आई नॉट बाई √2 ऐसा कर लेता हूँ, कॉस फाई। अच्छा, अब मैं इसकी एवरेज निकालता हूँ। जब एवरेज निकालेंगे तो कॉस फाई एक कांस्टेंट टर्म है, उसका एवरेज वही आएगा। और ये जो टर्म है ये टाइम के साथ बदल रहा है।
साइनोसोडल एक टर्म टाइम से बदल रहा है, उसका एवरेज 0 हो जाएगा। तो जब मैंने एवरेज निकाला, ये कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट था, वैसे वैसा लिखा, और ये इसका एवरेज 0 हो गया। तो एवरेज पावर इज कमिंग आउट टू बी V नॉट बाय रूट 2, मतलब VRMS IRMS इनटू cos phi, ये आ जाती है। इस cos phi को बोल देते हैं पावर फैक्टर। tan phi आप जानते हैं कि क्या होता है, उससे cos phi निकाल सकते हो, सीरीज एलसीआर सर्किट में होता है XL - XC by R, तो उससे cos phi जब निकालेंगे तो R by Z आ जाता है। दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर, क्योंकि पावर निकालने में फैक्टर है, ठीक है। अच्छा, IRMS इनटू cos phi, ये ऐसा लग रहा है जैसे करंट का अपन ने कंपोनेंट लिया है, वोल्टेज और करंट में एंगल पाई होता है, ऐसा लग रहा है जैसे करंट का वोल्टेज के अलावा जो कंपोनेंट है वो लिया था। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो कोई काम ही नहीं आ रहा है, उसे बोलते हैं वॉटलेस कंपोनेंट, वॉटलेस कंपोनेंट या वॉटलेस करंट। वो आता है IRMS इनटू साइन फाई। करंट का वोल्टेज के अलावा कंपोनेंट पावर दे रहा है, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में पावर नहीं दे रहा है, इसलिए उसको अपन बोलते हैं वॉटलेस कंपोनेंट। अब फेज डिफरेंस अगर मेरे पास प्योर रेजिस्टेंस है तो 0 होता है, प्योर कैपेसिटर है या प्योर इंडक्टर है तो 90 डिग्री होता है। वहां 90 डिग्री डालोगे तो पावर कंज्यूम ही नहीं करेंगे, वो 0 डालोगे तो पावर कंज्यूम ही नहीं करेंगे, तो एवरेज पावर कंज्यूम नहीं करते। अब प्योर कैपेसिटर एंड प्योर इंडक्टर एवरेजली कोई पावर कंज्यूम नहीं करते। अब प्योर कैपेसिटर एंड प्योर इंडक्टर एवरेज कोई पावर कंज्यूम नहीं करते। प्योर C और L की एवरेज पावर 0 आएगी, S phi इक्वल टू 0, phi इक्वल टू 90, तो cos phi 0 हो जाता है। चलो, ये वाला टर्म टाइम के साथ चेंज हो रहा है, cos टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इसका एवरेज निकालेंगे किसी लंबे टाइम इंटरवल में तो प्लस माइनस दोनों की वजह से 0 हो जाएगा। तो एवरेज वैल्यू ऑफ साइन या कॉस इन सब की पूरे टाइम इंटरवल में 0 आती है, तो 0 आ जाएगा। चलिए, तो इस तरह से अपन ने एवरेज पावर निकाली। अब किसी भी सर्किट में अगर आपको पावर पूछी जाए तो आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, पावर निकालने के लिए आपको VRMS IRMS इनटू cos phi करना है, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखना, सर्किट में जो वोल्टेज है उसको करंट इनटू Z लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ IRMS इनटू Z। ये भी IRMS लिखा हुआ था, और cos phi होता है R by Z, सीरीज एलसीआर सर्किट में देखो R by Z आता है, तो ये आ रहा है मेरे पास IRMS का स्क्वायर इनटू R। ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ रजिस्टर ही पावर कंज्यूम कर रहा है, और वो सही भी है। अभी देखा अपन ने, एक कैपेसिटर इंडक्टर पावर कंज्यूम नहीं करते, असली में रजिस्टर होता है जो पावर कंज्यूम करता है। तो पावर इक्वल टू IRMS का स्क्वायर इनटू R, क्योंकि सीरीज एलसीआर सर्किट में रजिस्टर होता है वही मेनली पावर कंज्यूम करता है, ठीक है। चलो, तो एसी की पावर की कैलकुलेशंस वगैरह भी देखी अपन ने। पावर की आप देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डबल है, ये इंस्टेंटेनियस पावर की इक्वेशन है, इसकी फ्रीक्वेंसी डबल है। तो आपसे पूछा जाए एसी की अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो उसमें पावर किस रेट से फ्लक्चुएट करेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, इट विल बी डबल, इट विल बी डबल। है समझ में आ रही चीजें? ओके, वेरी गुड। चलिए, तो अपना एसी में जितनी चीजें भी पढ़ना थी हमको सब कंप्लीट। अब आपका काम है कि एसी के क्वेश्चंस करना है आपको, है ना। सो आप क्वेश्चंस करिए, है ना। और मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता देता हूं, अभी रेस के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, है ना। इट विल बी बेटर कि अभी अपन कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर ले। सो मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ, वो करते जाइएगा। जस्ट अ सेकेंड। रेस में कुछ क्वेश्चन हमने करे थे, कुछ और क्वेश्चन अपन करते हैं। देखो, हम रेस 11 तक तो आ ही चुके थे, अब रेस 12 के बता रहा हूं मैं क्वेश्चन। रेस 12,
क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6, 9, 12, उसके बाद रेस 13 ट्रांसफॉर्मर पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 2, 5, 13। चलो ये 2 रेसेस कंप्लीट करिए। अभी करिए क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन मैंने दिए हैं। आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स, आप जल्दी से करिए। 10 मिनट बाद अपन इनको डिस्कस करते हैं। चलिए, हुए कुछ क्वेश्चंस? क्या नेक्स्ट 12 के क्वेश्चन हो गए? 5 दिए थे, कुछ हुए कि नहीं? बताइए जल्दी से। यस, वेशिट बोल रहा है यस। ओके, बहुत बढ़िया। कोई डाउट? इसी क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? बताइए। रेस 12 का 6, रेस 12 का 6 देखते। रेस 12 का 6, resistor and capacitor are connected to AC supply of 200 volt 50 hertz in series. The current in the circuit is 2 ampere. The power consumed by the circuit is 100 watt. The resistance in the circuit is, देखो सर्किट में करंट 2 एम्पियर दिया है, सर्किट की पावर दे दी है 100 वॉट। सर्किट की जो पावर है वो दी है 100 वॉट, करंट दे दिया है, तो रेजिस्टेंस यहाँ से मिल जाएगा ना आराम से। पावर ये 100 है और करंट है 2 है, 2 का स्क्वायर होगा 4, है ना? तो ये 4 हो गया, 4 से डिवाइड करो 25 ओम आ जाएगा, तो आंसर होना चाहिए 25 ओम, बी। ठीक है, 9th भी आया मेरे पास डाउट। हो गया सर, हो गया हो गया हो गया हो गया। चलो, तो रेस 12 का 12 क्वेश्चन का 2 पार्ट 2, एवरेज वैल्यू। AC सर्किट, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एंड अप्लाइड वोल्टेज दे रखी है आपको। द इंस्टेंटेनियस पावर ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स एट 2/3 मिलीसेकंड। 2/3 मिलीसेकंड जो टाइम दिया है उस टाइम पे वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर दो तो इंस्टेंटेनियस आपको पावर मिल जाएगी। फिर एवरेज वैल्यू पूछिए, तो एवरेज वैल्यू का रिलेशन ये होता है VRMS IRMS cos phi। अब जरा एक देखो साइन, दूसरा भी साइन में, दोनों में π/3 का फेज डिफरेंस है, तो पाई हो जाएगा π/3, cos π/3 होता है हाफ। और वोल्टेज और करंट की पीक वैल्यू दे दी है, तो RMS √2 करना। वोल्टेज की पीक दी है 10, तो 10/√2 मतलब 5√2। वोल्टेज की RMS वैल्यू आ रही है 5√2, करंट आ रही है 2/√2 मतलब √2 इंटू cos 5, तो ये हो रहा है 5 इंटू 2 इंटू हाफ मतलब 5 वॉट। सेकेंड पार्ट का आंसर होना चाहिए 5 वॉट, देखो नीचे उन्होंने 5 वॉट ही दिया है। ठीक है, और कोई डाउट इनमें? और सर इंस्टेंटेनियस डायरेक्ट VRMS into IRMS? नो नो, इंस्टेंटेनियस मतलब V इंटू I, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लीकेशन। तो सर वो तो सिर्फ फिर 20 आना चाहिए ना? 20 क्यों आना चाहिए बेटा? टाइम भी तो है कुछ, उन्होंने देखो टाइम दिया ना 2/3 मिलीसेकंड, तो टाइम को रखना पड़ेगा ना 2/3 मिलीसेकंड, उस समय पर क्या वोल्टेज और क्या करंट है उसका मल्टीप्लीकेशन। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। समझे? चलो, और कोई डाउट? सब हो गए? क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए थे सारे? बताइए। यस, सब हो गए, वेरी गुड। और क्वेश्चंस कर लो, और क्वेश्चंस कर लीजिए इनमें से। चलो एक काम करते हैं, आज अपना AC कंप्लीट हो गया है, तो आज यही रुकते हैं अपन। नेक्स्ट क्लास से अपन, आज थोड़ा सा मैं आपको ब्रेक दे रहा हूँ, आज इसके क्वेश्चंस वगैरह और कर लो। नेक्स्ट क्लास से वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे। वेव ऑप्टिक्स के लिए आपने वेव्स पढ़ा हुआ है, तो उसमें जो इंटरफेरेंस पढ़ा है पूरा कॉपी पेस्ट होने वाला है, तो पूरा आपको इंटरफेरेंस पूरा रिवाइज करके आना चाहिए, तो आप वो रिवाइज करके आइएगा। ठीक है,
चलो हो गया है ना शायद आपका वेव्स में इंटरफेरेंस, तो पूरा वही होने वाला है, तो आपको इंटरफेरेंस रिवाइज करके आना है। करके लाओगे? ओके। और एसी को भी डिस्कस कर लेंगे हम, है ना, नेक्स्ट क्लास में एसी के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। तो वे ऑप्टिक्स करने वाले हैं और एसी का डिस्कशन, मतलब जो भी रेस है, वो जो भी आपको डाउट्स है वो लेके आइएगा, वो डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में ये सब करने वाले हैं अपन। तो इसके बाद अपना सिलेबस में क्या क्या बचा है, एक तो अपना वे ऑप्टिक्स हो जाएगा, है ना, वो भी ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि आपका ऑलमोस्ट सारी चीजें इंटरफेरेंस में हो ही गई है इन वेव्स, तो अब अपन को ज्यादा उसमें टाइम नहीं लगेगा, जो भी चीजें पढ़ना रहेगी देख लेंगे। उसके बाद फिर बचा क्या है सिलेबस में, वे ऑप्टिक्स हो जाएगा, उसके बाद सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन, मुझे ऐसा पता है कि ये बचा है ना। तो उसके बाद सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन करेंगे अपन, ठीक है, यस, है ना। और सेमीकंडक्टर कम्युनिकेशन बहुत थ्योरेटिकल टॉपिक है, बहुत सारी थ्योरी होती है उसके अंदर, तो थोड़ा सा उसको अपन को टाइम देना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा अपन को। चलिए ठीक है, तो कल मिलते हैं अपन। सर हाँ बोलिए। सर वो ईएमआई की रेस एक डाउट था बस। डाउट है? अच्छा हाँ बताइए, ईएमआई की रेस में कोई डाउट हो तो बता दीजिए, वो भी डिस्कस कर रहे थे अपन। बोलिए कौन सा डाउट, कौन सा सर क्वेश्चन? रेस कौन सी बोलो? रेस 7 में सेकंड डाउट है सर, मतलब रेस 7 का सेकंड वाला, एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 2, बोलो। हाँ सर यही वाला। ये वाला, इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 2 मिली हेनरी कनेक्टेड अक्रॉस द चार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड इन द रिजल्टिंग एलसी सर्किट से ऑसिलेटिंग एट इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सी दिया है, एल दिया है, तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी अपन को, ओमेगा मिल जाएगा। लेट Q denote the instantaneous charge on the capacitor, I denotes the current in the circuit. Found the maximum value of Q is 200 microcoulomb. Maximum value of charge दे दी 200 microcoulomb. अब A part, when charge is 100 microcoulomb, what is di by dt? देखो L और C लगाया है पैरेलल में। सर फर्स्ट वाला हो गया डायरेक्ट किरचॉफ लॉ लगा के, वो वाला हो गया, सेकंड वाला बता दीजिए। सेकंड वाला बता देता हूँ, चलो। when Q equal to 200, what is the value of I? अरे Q जब 200 है, 200 तो मैक्सिमम है, करंट मैक्सिमम पे होगा तो चार्ज जीरो पे होगा, दोनों में पाई बटे तो फिर डिफरेंस होता है, तो आंसर जीरो होना चाहिए इसका। सर एक बार वापस से बता दीजिए, एक बार वापस से। करंट मैक्सिमम है, देख 200 माइक्रोकूलम इज द मैक्सिमम करंट। जी सर। तो चार्ज मैक्सिमम है, तो चार्ज मैक्सिमम होगा तो करंट जीरो होगा, दोनों में पाई बटे का फिर डिफरेंस रहता है। ओके सर। ठीक है, और कोई डाउट इसमें? नहीं सर, नो सर। उससे पहले किसी रेस में कोई डाउट? नो सर, 6th में नहीं। चलो, एक मेरे पास जतीन का आया सर, 3-4 स्टूडेंट्स का एटॉमिक फिजिक्स बचा हुआ है, हमने बाद में ज्वाइन की थी ऑफलाइन। ओके, तो जिनका भी एटॉमिक फिजिक्स बचा है, पहले अपन बाकी चीजें करेंगे, फिर एटॉमिक फिजिक्स कर लेंगे, ठीक है। या आप 3-4 बच्चे जो भी है वो अलग से मुझे व्हाट्सअप कर देना, आप लोगों को अलग से अपन आपकी कुछ क्लास वगैरह कुछ कर लेंगे, ठीक है, ऐसा कर लेंगे, चलेगा जतीन? यस, ओके। चलिए, तो आज आप एसी के सारे रेस कंप्लीट करो, एसी कंप्लीट हो गया अपना। नेक्स्ट क्लास में अपन वे ऑप्टिक्स वगैरह कंटिन्यू करने वाले हैं, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय सबको, टेक केयर।